everyone, myself मुस्कान शर्मा एंड वेलकम यू टू उदित फार्मेसी। तो आज हम हमारा डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी उसके रिवीजन एमसीक्यूज आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं और रिवाइज हो जाएगी आपकी बायोकेमिस्ट्री भी। तो देखते रहिए वीडियो एंड तक। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, जाके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं उदित फार्मेसी के नाम से, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी एनर्जी पर ग्राम इज प्रोवाइडेड बाय फैट्स। कितनी एनर्जी पर ग्राम फैट हमें देता है। जैसे कि फॉर सपोज आपने डाइट में लिया 40 ग्राम फैट लिया, तो इस 40 में से 1 ग्राम फैट आपको कितनी एनर्जी देगा, बेसिकली वो पूछा गया इस क्वेश्चन में। जो 1 ग्राम फैट का होता है वो प्रोवाइड करता है 9 किलो कैलोरीज। कितनी प्रोवाइड करता है? 9 किलो कैलोरीज हमें प्रोवाइड करता है। ऐसे कार्बोहाइड्रेट 4 देता है। अलग अलग हर टाइप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी किलो कैलोरीज देता है। तो अगर बात करें फैट की तो ये देता है 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 9 किलो कैलोरीज। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या लिखा है, ज़ेंथेलस मास इज अ कंडीशन इन विच डैश इज डिपॉजिटेड अराउंड द आईलिड। हमें बोला है ज़ेंथेलस मास एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या चीज हमारे आईलिड के अराउंड प्रेजेंट होती है। इज इट बैक्टीरिया, क्रस्ट, कोलेस्ट्रॉल या नन ऑफ द अबव। तो जैसे ये हमारी आंख है, ठीक है, ये हमारी आई लैशेज है। तो अब मतलब जब हमारी आंख बंद होती है, पलक झपकते हैं, जो ऊपर हमारा एरिया आता है उसे बोलते हैं आईलिड। तो आईलिड के अराउंड क्या चीज डिपॉजिट हो जाती है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। क्या डिपॉजिट हो जाता है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है। जब हमारे ब्लड में काफी ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हो गया वो पूरी बॉडी में फैलेगा और पूरी बॉडी के बाद ऐसे स्किन पर ऊपर आके एक्यूमुलेट इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। सो ज़ेंथेलस मास एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारे आईलिड के अराउंड डिपॉजिट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? सी, कोलेस्ट्रॉल। आगे चलते क्या लिखा है, नेम ऑफ द कंडीशन इन विच हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज सीन इन द ब्लड। हमें बोला है कि ऐसी नाम बताओ उस कंडीशन का जिसमें हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है ब्लड में। तो हम पहले ऐसी नाम बना लेंगे। हाई लेवल है तो दैट मीन्स यहाँ पर आएगा हाइपर। किसका है? कोलेस्ट्रॉल का, तो यहाँ पे आ जाएगा कोलेस्ट्रॉल। ओके, किस में है? ब्लड में है, तो ईमिया। क्या बन जाएगा हमारे पास? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। सो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। एनीमिया आरबीसी की कमी को बोलते हैं, इनकरेक्ट हो गया। केरेटोसिस आई कंडीशन है, ये भी गलत हो गया। हाइपरग्लाइसीमिया हमारा शुगर, जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है उस कंडीशन को बोलते हैं, तो ये भी गलत है। करेक्ट क्या है हमारा? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, विच इज ऑप्शन ए। अगर आपको यही सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है, आपको कोर्स हमारा लेना है, तो उदित फार्मेसी क्लासेस एप्लीकेशन है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगी और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहां से भी आप जाके देख सकते हैं। तो उनमें आपको डी फार्मा 1 और सेकंड का हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल है। तो अगर आपको कोर्स लेना है, कोई भी डाउट है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके वो डाउट पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। क्या लिखा है, विच टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट ग्लिसरोल। हमें बोला है कि कौन सा टेस्ट हम करते हैं अगर हमें ग्लिसरोल की प्रेजेंस देखनी होती है। हम कोई भी सब्सटेंस लेंगे, जैसे फैट्स एंड ऑयल्स लिया, अब हमें चेक करना है कि इसके अंदर ग्लिसरोल है कि नहीं, तो उसे KHSO4 के साथ KHSO4 के साथ क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। और अगर तो ग्लिसरोल प्रेजेंट हुआ, टेस्ट पॉजिटिव हुआ, तो हमें पंजेंट ओडोर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? पंजेंट ओडोर, मतलब एक शार्प तीखी सी बदबू हमें देखने को मिलेगी अगर ग्लिसरोल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इस टेस्ट को क्या बोला जाता है? इस टेस्ट को बोला जाता है एक्रोलिन टेस्ट। क्या बोला जाता है? एक्रोलिन टेस्ट। मॉलिश नहीं है, बायोरेट प्रोटीन्स के लिए होता है, और नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि एक हमें करेक्ट मिल गया, एक्रोलिन टेस्ट। तो अगर हमें चेक करना है ग्लूकोज प्रेजेंट, ग्लिसरोल प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो हम कौन सा टेस्ट करते हैं? एक्रोलिन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लिखा है, ओबेसिटी रिजल्ट्स ड्यू टू। हमें बोला कि ओबेसिटी किस वजह से होती है? एनोरेक्सिया, कैटरेक्ट, हाई स्टेरॉइड या ओवर ईटिंग। एनोरेक्सिया होता है उसका लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया कि उस भूख कम लग रही है। तो जब भूख कम लग रही है तो मोटापा कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी गलत है। कैटरेक्ट हमारी आई की कंडीशन है, ये भी नहीं है। हाई स्टेरॉइड्स हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं, तो हेंस वो ओबेसिटी नहीं करते हैं, तो ये भी गलत है। ओवर ईटिंग करेक्ट आंसर है। अगर हम बहुत ज्यादा बंदा ओवर ईट कर रहा है, खा रहा है चीजों को, तो दैट रिजल्ट इनटू व्हाट? ओबेसिटी, मोटापा हो सकता है। ओबेसिटी क्या होता है? सीवियर मोटापा, बहुत ही ज्यादा मोटापन, उसे ओबेसिटी बोला जाता है। ठीक है, तो किस वजह से हो सकती है? वो ओवर ईटिंग की वजह से हो सकती है।
आगे चलते क्या लिखा है, लिवर इज द स्टोरेज यूनिट ऑफ विच विटामिन, हमें बोले कौन से विटामिन का स्टोरेज यूनिट घर कौन होता है, लिवर होता है। तो विटामिन हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होते हैं फैट सॉल्युबल और दूसरे होते हैं हमारे पास वाटर सॉल्युबल। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल का। तो जो वाटर सॉल्युबल है वो वाटर के साथ घुल मिल के एक्सक्रीट हो जाते हैं, बॉडी में से निकल जाते हैं। बट जो फैट सॉल्युबल है वो बॉडी में हमारे स्टोर होते हैं। और कहाँ पर स्टोर होते हैं, लिवर में हमारे स्टोर होते हैं। तो लिवर का घर है स्टोरेज का, फैट सॉल्युबल विटामिन का। तो करेक्ट हमारे पास ऑप्शन ए फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल तो एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं, ये है नहीं, दोनों ठीक हो नहीं सकते, नन ऑफ द अबव है नहीं। तो करेक्ट हमारा क्या है, फैट सॉल्युबल ऑप्शन ए। आगे चलते क्या लिखा है, विच एलिमेंट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टूथ इनेमल, टूथ इनेमल को फॉर्म करने के लिए कौन सा एलिमेंट हेल्पफुल होता है। तो जैसे ये माउथ है, ये हमारे दांत है, तो दांतों के ऊपर जो कवरिंग होती है व्हाइट कलर की, वो हमारी कौन फॉर्म करता है, इनेमल फॉर्म करता है। ये हमारी बॉडी का सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है, हार्ड पार्ट होता है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी का। ठीक है, वैसे इनेमल कैल्शियम वगैरह से बनता है, बट एक एलिमेंट ऐसा भी है जो कि इसकी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, वो है फ्लोरीन। कौन सा है, फ्लोरीन। जिंक नहीं है, कॉपर नहीं है, मैग्नीशियम नहीं है, फ्लोरीन हमारा इनेमल बनने में हेल्प करता है। मेजॉरिटी में कैल्शियम करता है, बट फ्लोरीन भी हमारा करता है, गिवन ऑप्शंस में से। आगे चलते क्या लिखा है, द एलिमेंट्स विच आर नीडेड इन वेरी माइन्यूट क्वांटिटी आर नोन एज, जो एलिमेंट हमें बहुत ही कम क्वांटिटी में चाहिए वो उन्हें क्या कहा जाता है। एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, या हम न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स की बात करें तो दो होते हैं हमारे पास, मैक्रो होते हैं और माइक्रो होते हैं। ठीक है, जो मैक्रो होते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल एलिमेंट्स भी बोलते हैं, और जो माइक्रो होते हैं उन्हें हम ट्रेस एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो मैक्रो और प्रिंसिपल हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो और ट्रेस हमें बहुत ही कम माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन है ट्रेस एलिमेंट, क्योंकि यही पूछा जो कि हमें माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए वो है ट्रेस एलिमेंट। प्रिंसिपल और मैक्रो एलिमेंट्स दोनों एक ही चीज है, ये ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, तो ये दोनों है नहीं, बी और सी नहीं हो सकता। तो करेक्ट हमारा क्या है, ऑप्शन ए, दैट इज ट्रेस एलिमेंट। आगे चलते हैं, ठीक है, विटामिन B1 इज ऑल्सो नोन एज, जितने भी विटामिन है उनके साइंटिफिक नेम जरूर पढ़ जाना आप लोग। विटामिन B1 को क्या बोला जाता है, थायरॉक्सिन, थायमिन, नियासिन या राइबोफ्लेविन। थायरॉक्सिन हमारा बेसिकली थायराइड हार्मोन है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। नियासिन हमारा विटामिन B3 को बोला जाता है, और राइबोफ्लेविन हमारा विटामिन B2 को बोला जाता है, लेकिन जो थायमिन है वो विटामिन B1 को बोला जाता है। तो यही हमसे क्वेश्चन में पूछा है, विटामिन B1 को और क्या बोला जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा थायमिन, थायमिन बोला जाता है विटामिन B1 को। आगे चलते लिखा है, विच विटामिन हैज कोबाल्ट इन इट, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन B12 या विटामिन B3। इन चारों में से देखा जाए तो जो विटामिन B12 है उसका नाम होता है सियानो कोबालामिन। क्या होता है, सियानो कोबालामिन नाम होता है। तो इसके नाम से पता लगा कोबाला, दैट मीन जिसके अंदर क्या है, कोबाल्ट प्रेजेंट है। विटामिन B12 हमारा एक ऐसा एक विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट है। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन B12। आगे चलते क्या लिखा है, विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एंटी हेमरेजिक विटामिन, बोला है कि कौन से विटामिन को हम एंटी हेमरेजिक विटामिन भी बोलते हैं। तो हेमरेजिक हो गया कि काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है, और एंटी मतलब कि ब्लीडिंग पर रोक लग रही है, दैट मीन्स क्लॉटिंग हो रही है, क्लॉट बन रहे हैं। क्लॉट बनाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, विटामिन के। विटामिन के इज द वन जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर ऐसे क्वेश्चन आए कि ब्लड क्लॉट करने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है, तो विटामिन के हो गया। एंटी हेमरेजिक वही मतलब ब्लीडिंग का उल्टा कौन करेगा, तो क्लॉट कौन बनाएगा, विटामिन के। तो करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, दैट इज विटामिन के। विटामिन सी नहीं है, ए नहीं है, डी नहीं है, ठीक है। आगे चलते लिखा है, विच विटामिन इज यूज्ड इन द पेट फूड इंडस्ट्री। पेट फूड इंडस्ट्री में हम कौन सा विटामिन यूज करते हैं, K6, K3, K2 या इनमें से कोई भी नहीं। अगर मैं बात करूं विटामिन K3 की, तो K3 हमारा एक तरह का सिंथेटिक विटामिन है सिंथेटिक विटामिन।
सिंथेटिक का मतलब होता है हम इसे आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं इंडस्ट्रीज में। और जो ये विटामिन K3 है, इसको हम डॉग फूड या कैट फूड, जैसे पेडिग्री हो गया, ड्रूल्स हो गया, नाम सुने होंगे अपने टीवी वगैरह पे, या किसी के घर में पेट होगा तो पेडिग्री वगैरह आप उन्हें खिलाते हो। वो किससे बने होते हैं? उसके अंदर हैवी प्रोपोर्शनेट होता है हमारा विटामिन K3 का। तो विटामिन K3 को हम यूज कर सकते हैं फूड इंडस्ट्री में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? द टर्म एंजाइम वाज गिवन बाय जॉन स्नो, फेडरिक डब्ल्यू कूने, हिपोक्रेट्स या लुइस पास्चर। हमें बोला है कि जो टर्म एंजाइम है वो किसने दी थी? तो जॉन स्नो हमारे फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी है, इन्होंने नहीं दी थी। हिपोक्रेट्स हमारे फादर ऑफ मेडिसिन है, इन्होंने नहीं दी थी। लुइस पास्चर बैक्टीरियोलॉजी से रिलेटेड है, इन्होंने नहीं दी थी। एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज फेडरिक डब्ल्यू कूने, इन्होंने क्या दी थी? टर्म एंजाइम दी थी। एंजाइम बेसिकली क्या करता है? रिएक्शन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, कैटलाइज करता है उसको। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन बी, दैट इज फेडरिक डब्ल्यू कूने। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा है? एमिल फिशर प्रपोज डैश मॉडल इन 1890। हमें बोला 1890 में एमिल फिशर ने कौन सा मॉडल दिया था? होल एंड की एंड स्लॉप, लॉक एंड की में से कोई भी नहीं। एमिल फिशर ने 1890 में लॉक एंड की मॉडल दिया था। कौन सा दिया था? लॉक एंड की मॉडल दिया था। क्या रिप्रेजेंट कर रहा था ये? सबस्ट्रेट और एंजाइम की, सबस्ट्रेट और एंजाइम की जो इंटरेक्शन है, एक एक ताले की तरह काम करता है, एक चाबी की तरह काम करता है, और आपस में वो फिक्स हो जाते हैं पोजीशन में। ठीक है, तो सबस्ट्रेट और एंजाइम के इंटरेक्शन को लॉक एंड की मॉडल बोला गया था। किसने दिया था? एमिल फिशर ने दिया था। करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, लॉक एंड की। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉक एंड की मॉडल किसने दिया था, तो आपको पता होना चाहिए एमिल फिशर ने दिया था। कब दिया था? 1890 में दिया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या लिखा है? द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द वर्किंग ऑफ एंजाइम इज। हमें बोला है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे एंजाइम वर्क करती है कौन सी है? 15 से 30, 30 से 40, 40 से 45 या 50 से 60। सो बेसिकली ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है कि वही टेम्परेचर पे वो काम करेगा। अगर हम उससे टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी काम नहीं करेगा वो, अगर उससे टेम्परेचर कम कर देंगे तब भी काम नहीं करेगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर उसे चाहिए काम करने के लिए। एंजाइम को काम करने के लिए कम से कम 40 से 45 डिग्री सेल्सियस का हमें टेम्परेचर चाहिए। अगर 40 से कम दोगे तब भी वो काम नहीं करेगा, अगर 45 से ज्यादा दोगे तब भी काम नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्टिमम टेम्परेचर एंजाइम की वर्किंग के लिए कितना है? 40 से 45 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते, क्या लिखा है? राइबो न्यूक्लियस एंजाइम इज ऑल्सो यूज एज डैश। हमें बोला है कि राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? एज एन एंटीवायरल एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटी फंगल एजेंट या एंटी प्रोटोजोल एजेंट। तो जो राइबो न्यूक्लियस एंजाइम है उसे हम यूज कर सकते हैं एज एन एंटीवायरल एजेंट। किसकी तरह? एंटीवायरल एजेंट की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब अगर कोई बॉडी में वायरस आया तो उसको किल करने के लिए एज एन एंटीवायरल एजेंट हम इसको यूज कर सकते हैं। बैक्टीरिया पे एक्ट नहीं करेगा, फंगस पे एक्ट नहीं करेगा, प्रोटोजोन्स पे एक्ट नहीं करेगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज एंटीवायरल एजेंट। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? SGOT एंड SGPT एंजाइम्स आर रिलेटेड टू डैश, ब्रेन, लंग्स, हार्ट, लिवर। बेसिकली जब भी हम किसी पेशेंट का LFT करवाते हैं, LFT की फुल फॉर्म होती है जी लिवर फंक्शन टेस्ट। क्या होता है? लिवर फंक्शन टेस्ट। तो उसमें लिवर फंक्शन टेस्ट में हमारे पास यही टर्म्स देखने को मिलती है, हमें SGOT या SGPT या हमें ALT, AST ये टर्म्स देखने को मिलेंगी। तो बेसिकली एंजाइम्स होती हैं, अगर इनका लेवल ज्यादा है, कम है, तो वो अब नॉर्मैलिटी दिखाता है लिवर की। ठीक है, तो SGOT, SGPT हमारे एंजाइम्स होते हैं कहाँ पे प्रेजेंट? लिवर में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज लिवर। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? विच सीरम प्रोटीन हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड वेसल। ऐसा कौन सा सीरम का प्रोटीन है जो कि मेंटेन करके रखता है ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड वेसल में? जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, मतलब इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, क्या ये बढ़ेगा नहीं, एक मतलब बाहर नहीं निकलेगा या बाहर से कुछ अंदर नहीं आएगा, तो ये एक ऑस्मोटिक प्रेशर पे डिपेंड करता है कि मेंटेन रहेगा। तो ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कौन मेंटेन करके रखता है? एल्बुमिन। कौन करके रखता है? एल्ब्यूमिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। साथ ही साथ ये हमारा मेजर सीरम प्रोटीन है। क्या है? मेजर सीरम प्रोटीन है। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा अगर 100% सीरम में प्रोटीन है तो उसमें से 80% हमारा कौन ऑक्यूपाई करेगा? एल्बुमिन ऑक्यूपाई करेगा। तो अगर क्वेश्चन है मेजर सीरम प्रोटीन कौन सा है, तब भी आंसर हमारा एल्ब्यूमिन होगा, और यही हमारा ऑस्मोटिक और ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, एल्बुमिन।
आगे चलते हैं, लिखा है व्हेन ब्लड डजंट क्लॉट प्रॉपर्ली द कंडीशन इज नोन एज डैश। हमें बोला है कि जब ब्लड क्लॉट नहीं करता, ढंग से सूखता नहीं है, तब कौन सी कंडीशन होती है। एक कंडीशन होती है जिसको बोला जाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कंडीशन में बेसिकली क्या होता है, अगर किसी बंदे को माइनर सा भी कट लग जाए, बहुत कम सा भी कट लग जाए, तो उसे ब्लीडिंग होने बहुत होती है, ब्लीडिंग रुकती नहीं है, सीवियर ब्लीडिंग हो जाती है। तो इसीलिए जो हीमोफीलिया का पेशेंट होता है उसका ब्लड आसानी से क्लॉट नहीं होता, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा ब्लीडिंग होती है। तो कौन सी कंडीशन हुई, हीमोफीलिया। लिखा है कि जब ब्लड ढंग से क्लॉट नहीं होता तो कौन सी कंडीशन होती है, दैट इज नोन एज हीमोफीलिया। एनीमिया होता है आरबीसी की कमी, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है प्लेटलेट्स की कमी, और ल्यूकीमिया हो गया हमारा डब्ल्यूबीसी से रिलेटेड। तो ये तीनों नहीं है, कंडीशन को बोला जाता है हीमोफीलिया। आगे चलता है, लिखा है इन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया द आरबीसीज आर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, मैक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक, माइक्रोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक या मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक। हमें बोला आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हमें आरबीसीज कैसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास टर्म्स आती हैं, मैं लिख देती हूँ पहले, माइक्रोसाइटिक, नॉर्मोसाइटिक, मैक्रोसाइटिक, फिर आती है हमारे पास हाइपोक्रोमिक, नॉर्मोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक। हमारे पास 6 टोटल कंडीशंस आती हैं। माइक्रोसाइटिक का मतलब होता है आरबीसी का साइज क्या है, छोटा। माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल, तो आरबीसी का साइज क्या है, छोटा है। नॉर्मोसाइटिक आरबीसी का साइज नॉर्मल है, मैक्रोसाइटिक आरबीसी का साइज बड़ा है। हाइपोक्रोमिक हो गया, एचबी हमारा आरबीसी में हीमोग्लोबिन कम है। नॉर्मोक्रोमिक हो गया, हीमोग्लोबिन बराबर है, बिल्कुल ठीक है। हाइपरक्रोमिक हो गया, हीमोग्लोबिन ज्यादा है। अगर किसी पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, मतलब आयरन की कमी की वजह से किसी पेशेंट को एनीमिया है, तो उसमें जो रेड ब्लड सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, वो कैसे देखने को मिलते हैं, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। माइक्रोसाइटिक मतलब साइज छोटा होगा, और हाइपोक्रोमिक मतलब उनमें एचबी भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी उनमें कम होगा। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का करेक्टरिस्टिक क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। आगे चलते क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी ट्रीटेड विद कीमोथेरेपी, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एटसेट्रा। हमें बोला ऐसी कौन सी कंडीशन है गिवन चारों में से जो कि हमारा कीमोथेरेपी से ठीक हो सकती है, अगर हम स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट करेंगे तब ठीक हो सकती है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, और भी हम कुछ कर सकते हैं इसके लिए। तो बेसिकली कीमोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन, ये हमारे सब कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए होती है। एनीमिया आरबीसी की कमी होती है, वो नहीं है, ठीक है। ल्यूकोपिनिया डब्ल्यूबीसी की कमी है, वो नहीं है। पॉलीसाइथीमिया आरबीसी ज्यादा हो गए, वो नहीं है। ल्यूकीमिया बोला जाता है ब्लड कैंसर को, क्या बोला जाता है, ब्लड कैंसर को बोला जाता है। और इसी के ट्रीटमेंट के लिए हम कीमोथेरेपी ड्रग्स दे सकते हैं, स्टेम सेल का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन बी, ल्यूकीमिया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन इज नोन एज। हमें बोला जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है ह्यूमंस का, उसे क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, हीमोग्लोबिन, हाइपोक्रोमिया, नन ऑफ द अबव। तो बेसिकली ये अगर हमारा रेड ब्लड सेल्स है, इनके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन एचबी प्रेजेंट होता है। ये एचबी रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, यही हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। पूरी बॉडी में अगर गैसेस को इधर उधर जाना होगा, ये हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस है, इनको इधर उधर जाना होगा, तो कैसे जाएंगी, हीमोग्लोबिन की हेल्प से जाएंगी। तो रेस्पिरेटरी पिगमेंट ह्यूमन में कौन सा है, ये रेस्पिरेटरी गैसेस को कौन सा पिगमेंट अटैच करके रख रहा है, वो है हीमोग्लोबिन। तो करेक्ट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, दैट इज हीमोग्लोबिन। एरिथ्रोसाइट्स आर द अनदर नेम फॉर आरबीसीज, ये नहीं है। हाइपोक्रोमिया मैं पीछे बता चुकी हूँ, जब हमारा एचबी का कंटेंट कम होगा, ये भी नहीं है। नन ऑफ द अबव है नहीं, क्योंकि एक हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन बी, दैट इज हीमोग्लोबिन। आगे चलते क्या लिखा है, हीमोफीलिया ए अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच क्लॉटिंग फैक्टर। हमें बोला जो हीमोफीलिया ए है वो किसकी, कौन से क्लॉटिंग फैक्टर की कमी से होता है, 8, 9, 10, 1, ठीक है। बेसिकली हीमोफीलिया मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जिसमें ब्लड ढंग से क्लॉट नहीं होता और माइनर कट से ही बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है। 3 तरह का होता है, ए, बी एंड सी। जो ए होता है वो 8 की कमी से होता है, बी हमारा 9th की कमी से होता है, सी हमारा 11th की कमी से होता है, ठीक है। हमसे यहाँ पे पूछा हीमोफीलिया ए किसकी कमी से होता है, तो हमारा करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन ए, दैट इज क्लोटिंग फैक्टर 8। क्लोटिंग फैक्टर 8
क्योंकि हम एंटी हीमोफिलिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी हीमोफिलिक फैक्टर। ठीक है, वैसे हमारे पास टोटल क्लॉटिंग फैक्टर हमारे पास 13 होते हैं, उसमें से एक हमारा एब्सेंट होता है जो कि 6th होता है, वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, दैट इज क्लोटिंग फैक्टर 8। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? व्हेन आरबीसी नंबर इंक्रीज, जब आरबीसी का नंबर बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? एनीमिया हो गया, आरबीसी का लेवल कम होना, ये तो नहीं है। हीमोफीलिया, जब ब्लड ढंग से क्लॉट नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। ल्यूकीमिया हमारा ब्लड कैंसर है, ये भी नहीं है। तो बचा क्या? पॉलीसाइथीमिया। पॉलीसाइथीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आरबीसी का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया होता है, 5.5 से काफी ज्यादा हो गया होता है। ठीक है, तो करेक्ट क्या है हमारा? ऑप्शन सी, पॉलीसाइथीमिया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है? विच एंजाइम कैन बी यूज टू डिटेक्ट मस्कुलर डिस्ट्रॉफी? कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डिटेक्ट कर सकता है? मैं बता चुकी हूँ, एसजीओटी एएलटी बेसिकली हमारे किससे एसोसिएटेड है? लिवर से एसोसिएटेड है, तो ये तो है नहीं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? बेसिकली हमारी एक जेनेटिक कंडीशन है, जेनेटिक कंडीशन है जिसमें मसल वेस्टेज है। दैट मीन मसल में बहुत ज्यादा वीकनेस हो जाती है, मसल्स उठते ही नहीं है, इतने ज्यादा वीक हो जाते हैं। अगर हमें किसी पेशेंट में मस्कुलर डिस्ट्रोफी को क्या करना है? डिटेक्ट करना है, तो हम कौन सी एंजाइम से कर सकते हैं? एल्डोलेज। एल्डोलेज एंजाइम का लेवल अगर बड़ा है या कम है, ये हमें बता सकता है कि मसल वीकनेस है किसी पर्सन को या नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी। दैट इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वी विल श्योरली आंसर टू इट, एंड थैंक यू।